सामने वाले व्यक्ति का कि वो किस तरीके के कर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो कर्माज़ हैं, इन कर्मों के बलबूते पर हम अच्छे को बिगाड़ भी सकते हैं और बुरे को सुधार भी सकते हैं। जैसे सती सावित्री थी, उसके हस्बैंड की मन के उनके पतिदेव की उम्र जो थी, वो कम थी। तो उस उम्र में वो खत्म हो गए, यमराज ले गए। लेकिन सती सावित्री ने काफ़ी मेहनत की, संघर्ष किया और फिर अपने कर्मों के बलबूते पर, तपस्या के बलबूते पर उसको वापस भी ले आई। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि भविष्य तो घटित होगा ही, लेकिन कर्मों के बलबूते पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। कर्मों के बलबूते पर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति डेस्टिनी को चेंज करता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति डेस्टिनी को चेंज करता है या उसके विपरीत जाने का काम करता है, उसको संघर्ष तो बड़ा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसको एक ही बार में सब मिल जाएगा। उसको संघर्ष फिर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में शादी का योग नहीं है, शादी नहीं कर सकता वो। अब लेकिन यदि वो चाह रहा है कि भई मैं तो शादी करके ही रहूँगा, मुझे तो शादी करनी ही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसको अपनी सोच मतलब मानसिक लेवल, शारीरिक लेवल और अपने कर्मा की जो एनर्जीज़ है, उनको उस हिसाब से ढालना पड़ेगा। उसको उस हिसाब से ढालना पड़ेगा। शादी कराना है तो शादी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत कैसी होगी? मेहनत कुछ कम नहीं होगी, मेहनत ज़्यादा ही होगी। कहीं न कहीं मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए परेशान होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो इवेंट ज़रूर हो जाएगा, इवेंट ज़रूर हो जाएगा। मेरे सामने का मेरे घर का ये केस है कि मेरे घर में एक बहुत छोटी-सी लड़की है। मतलब मेरे घर में नहीं मतलब मेरे रिश्तेदार में एक बहुत छोटी-सी लड़की है जिसको हम बान-बुटान जैसे कहते हैं या बहुत छोटी हाइट के कहते हैं और वो दिखने में उतनी ख़ास भी नहीं है, ठीक ही सी है। आप सोचिए कि उस लड़की की शादी के लिए सब लोग बड़े चिंतित थे कि यार इस लड़की की शादी कैसे होगी? इस लड़की की शादी कैसे होगी? इसको इसके बराबर के हाइट का कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि मिल गया तो बड़ी परेशानी ना हो। तो उनके घरवालों ने उस लड़की के लिए बड़ी मेहनत की। तमाम अनुष्ठान किए, पूजा-पाठ किए, नर्मदा जी की परिक्रमा की और उस लड़की को जो शादी हुई, वो इतने अच्छे घर में शादी हुई, उसको इतनी अच्छा पति मिला कि आज वो सुखी जीवन जी रही है। आज वो सुखी जीवन जी रही है। वो सुखी जीवन जी रही है। एक बात बताऊं अंकित जी। हाँ, बताओ। हेलो। हाँ बताओ। आप जो लड़की की बात निकाल रहे थे ना, हुँ। उसके बाद जो आप जो चीज कह रहे हो ना, ये मुझे पहले आया था। ये क्या है? हाँ? हाँ? आप जो लड़की की बात निकाल रहे थे ना, शादी के हुँ। बाद ये लड़की तो? ऐसी थी, तुम्हें घर लड़की का वाले इंट्यूशन ऐसा, आ गया? तो उससे पहले आ गया। इतनी उससे पहले मैं कसम से बोल रहा हूँ आया था, इतनी अच्छी सी हो गई थी वो लड़की की शादी। ये मुझे हाँ, पहले ही आता है। हाँ, ऐसा क्या? ऐसा हाँ, क्या? तो तुम्हारा इंट्यूशन पता अच्छा नहीं है क्या ना। है। हाँ, तो तुम्हारा इंट्यूशन अच्छा है। वही तो मैं मेडिटेशन तो अभी शुरू किया मैंने, 1-2 दिन हो गए। चलो आगे बढ़ाइए आप। तो तो कहने का सीधा-सा मतलब ये है कि प्रेडिक्शंस जो होती हैं, वो 99% भाग्य पे डिपेंड करती हैं और 1% कर्म पे डिपेंड करती हैं। जब आप इन दोनों को मिला देते हो, तब आपकी एक फाइनल डेस्टिनी क्रिएट होती है, जो आप भोग करते हो, जिसको आपको भोगना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि अच्छा समय चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ गलत डिसीज़न ले लेते हैं। कई बार अच्छा समय चल रहा होता है और फिर भी हम गलत डिसीज़न ले लेते हैं और कई बार खराब डिसीज़न भी चल रहा होता है और फिर उसके बावजूद भी हम अच्छा डिसीज़न ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने कर्मों पे काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम अपने कर्मों पर काम कर रहे हैं।
तो कहीं न कहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों पे काम कर रहे हैं और इन कर्मों के माध्यम से ही हम अच्छे समय को बुरा भी कर लेते हैं और बुरे समय को हम अच्छा कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है आपसे कि एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी बुद्धि लगाने से ज़्यादा अपने इंट्यूशंस पे काम करना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन वो एक ऐसी चीज़ है, जो आपको हर एक मौके पर हेल्प करती है, हर एक जगह आपकी मदद करती है। ठीक है? तो जो भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, एज़ अ प्रोफेशनली करना चाहता है, जो वाक़ई में भविष्य देखना चाहता है, भविष्य बनाना चाहता है, करना चाहता है, तो वो इंट्यूशंस पे काम करे। बिना इंट्यूशन के इस फ़ील्ड में आपकी कोई जगह नहीं है। बिना इंट्यूशंस के लेवल के आपकी इस फ़ील्ड में कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ ज्योतिष की जब बात कर रहा हूँ, तो मैं एस्ट्रोलॉजर के कुछ गुण तत्व भी बता देता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, वो होती है कि समय के अनुरूप अपना व्यवहार करना, समय के हिसाब से अपना व्यवहार करना। समय के हिसाब से अपने व्यवहार करने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति आपने देखा किसी व्यक्ति का समय बड़ा खराब चल रहा है और आपकी किसी से लड़ाई हो गई। तो यदि कोई एस्ट्रोलॉजर है ना, उसने अपना समय देखा कि यार मेरा समय बड़ा खराब चल रहा है और यदि मेरी इसमें किसी से लड़ाई होती है, तो मुझे किसी को गाली नहीं देनी, किसी को लड़ाई करनी नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजर का ध्यान है, ये एस्ट्रोलॉजर को करना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि उसने सर समय सर देखा है। सर एक बात पूछनी है। पूछिए। सर इंट्यूशन तो पता चल गया, पर उसको स्ट्रॉन्ग करने के तरीके बता दो बस, बाकी तो सब। बिल्कुल बताएँगे, बिल्कुल बताएँगे। अभी इंट्यूशन की जो बात है ना एकदम मेडिटेशन दिमाग में बताओ। पहुँचा तो दें हम। अभी पहुंच बताएँगे, गई सर। वहीं पर आ रहे हैं अभी, हम आ रहे हैं बस। तो सीधे से कहने का मतलब ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर को चूँकि वो भविष्य देखता है, वो भविष्य देखता है, वो अपनी दशाओं को देखता है, तो जब दशाओं को देखता है, तो वो दशाएँ चाहे अच्छी चल रही हों या बुरी चल रही हों, तो उन दशाओं के हिसाब से उनको बैलेंस करना आना चाहिए। यदि किसी का बुरा समय चल रहा है, तो बुरा समय चल रहा है, तो फिर उस बुरे समय के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आम व्यक्ति की तरह यदि बुरा समय चल रहा है और आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो आपने मार-पीट कर दी, लड़ाई-वड़ाई कर दी, गाली-गलौच भी कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हो, बहुत ज़्यादा अच्छा समय चल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा उत्साहित में आके आपने कुछ खराब काम कर दिया। आपने सामने वाले को नीचा दिखा दिया, यार अब तो मेरा समय अच्छा चल रहा है, मैं तो अमीर बन गया हूँ, ऐसा-वैसा। तो एस्ट्रोलॉजर का काम यही है कि वो भविष्य देखता है, तो उसे दशाओं का पता होता है, अपना समय पता होता है, तो उस समय के हिसाब से अपने आप को एज़ अ नियंत्रण बनाए रखना। जैसे प्रकृति अपना नियंत्रण बनाकर रखती है ना, तो प्रकृति ने हमें दिया ही ज्योतिष इसलिए है कि आप अपनी दशाओं को देखते हुए, अपने काल चक्र को देखते हुए अपने आप को नियंत्रण करें, अपने आप को कंट्रोलिंग पे रखें, तभी उसने ज्योतिष शास्त्र दिया। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या रेमेडीज़ काम करती है या रेमेडीज़ होती क्या है? तो बेसिकली रेमेडीज़ क्या है और कैसे काम करती है, इस चीज़ को समझिए कि रेमेडीज़ कोई चमत्कार नहीं करती कभी, ना ही रेमेडीज़ इवेंट को चेंज करती है। रेमेडीज़ केवल और केवल एनर्जी को चेंज करती है। रेमेडीज़ क्या है? एनर्जी को बैलेंस करना। रेमेडीज़ का मतलब ही है एनर्जी को बैलेंस करना। रेमेडीज़ का मतलब ये नहीं है कि उस रेमेडीज़ कर रहे हो तो रेमेडीज़ से इवेंट हो जाएगा। रेमेडीज़ से यदि इवेंट हो रहा होता तो फिर सब रेमेडीज़ ही करा के अपना इवेंट कराते, कोई कर्म नहीं करता। तो रेमेडीज़ भी एक कर्म है और रेमेडीज़ बेसिकली अनबैलेंस्ड एनर्जी को बैलेंस करती है। यही रेमेडीज़ का मतलब है और इसी चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि आपसे पूछे और आपके दिमाग में इस तरीके का भ्रम चल रहा है कि रेमेडी से कोई चमत्कार हो जाता है कि जिसकी शादी नहीं हो रही वो शादी हो जाएगी, जिसकी नौकरी नहीं लग रही उसकी नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। रेमेडीज़ केवल और केवल क्या करती है? एनर्जी को बैलेंस कर देती है। एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे। अ, मान लीजिए खाना देखकर मुझे याद आया कि मान लीजिए किसी की पत्नी है ना? किसी की पत्नी ने दाल में बड़ा नमक डाल दिया है। किसी की पत्नी ने दाल में बड़ा नमक डाल दिया है। अब जब दाल खाएगा उसका पति जब दाल खाएगा तो क्या होगा?
उसको बड़ा नमक लगेगा। जब नमक लगेगा तो फिर वो चिल्लाएगा कि तुमसे खाना बनाते नहीं बनता क्या? तुम्हारे मायके वालों ने खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? तुमने कुछ सीख कर नहीं आई क्या? इस तरीके की बातें करेगा। तो ये क्या है? ये रिएक्शंस हैं कि जो आपने एक्शन दिया, उस पर रिएक्शंस आए। अब यदि इन रिएक्शंस को चेंज करना है, आप सोचिए कि इस एनर्जी को आपको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो? जिस तरीके से कर सकते हो वही रेमेडीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आपका पति बड़ा थका-हारा आया हुआ है और उसको जब ये नमक वाली दाल खाने को मिलेगी, तो जब वो थका-हारा आया है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको गाली-गलौज करेगा ही। फिर जो आप पे फन-फनाएगा, हो सकता है मार भी दे, ऐसा भी कर सकता है। जब आपको पता है कि यार कर्म हो गया है खराब, तो इस कर्मों को अब हमें ठीक करना है और आप गए पंडित जी के पास कि पंडित जी, मेरा कर्म हो गया है खराब और आज मेरे को पिटाई जैसी लग रही है कि कहीं आज मेरे पति आके मुझे चिल्लाए ना। तो आप ऐसा कुछ रेमेडीज़ बताओ, आप कुछ इस तरीके की रेमेडीज़ बताओ कि मैंने ये जो नमक डाल दिया है, ये अब नमक तो डल गया है, अब दाल से नमक वापस तो आ नहीं सकता और ऐसा भी नहीं है कि नमक वापस दोबारा दाल बना दी जाए, समय बहुत कम है, नहीं बन सकता। आप कुछ इस तरीका का तरीका बताओ कि नमक तो डल गया है, लेकिन अब वो पति जब खाएँ तो चिल्लाएँ ना, गुस्सा ना करें। तो पंडित जी ने क्या कहा? तो पंडित जी ने कहा कि भाई एक काम करो आप एक काम करो कि पहली बात तो आप एक रोमांटिक हो जाओ। भले ही पति कितना भी किसी भी स्थिति में आए, आपको उससे अच्छे से बात करनी है, पहली बात तो। आपको उससे अच्छे से ही बात करनी है। दूसरी बात, आप उसके मनपसंद की कोई चीज़ बनाओ। आप उसके मनपसंद की कोई चीज़ बनाओ और उसके मनपसंद के हिसाब से ही काम करना। ऐसा कोई भी काम मत करना जिसके कारण वो परेशान हो जाए और जब परेशान हो जाए तो फिर वो आपको गाली-गलौज पक्का कर देगा। तो आपको यदि उसको सँभालना है तो आप उसके कोई मनपसंद की चीज़ें कर दो। आप उसको अपने जाल में फँसा लो, कुछ रोमांटिक चीज़ें कर दो, तो आपका काम बन सकता है। यही आपकी रेमेडीज़ है। इसके अलावा और कोई रेमेडीज़ नहीं है। अब उसने क्या किया, पत्नी ने किया कि भई दाल तो खराब थी ही, दाल के साथ-साथ उसने कुछ अलग से ऐसे आइटम बना दिए कि बाकी के जो आइटम्स हैं, उसमें नमक बड़ा कम रखा। उसने नमक डाला ही नहीं। बाकी के जो आइटम्स हैं, जैसे दाल के साथ चावल खाओगे, तो चावल में या रोटी में या बाकी जो सब्जियाँ वगैरह, उसमें नमक उसने डाला ही नहीं और बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ पेश किया। उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको पेश भी किया कि भाई देखो आज मैंने ये स्पेशल चीज़ बनाई है और बड़े रोमांटिक तरीके से उससे बात की। तो वहाँ पे पति भले ही कितना भी दिमाग खराब होकर आया होगा उसका, लेकिन आप जब उसके साथ अच्छे तरीके से पेशकश करोगे और आपने बाकी की जो चीज़ें बनाई थी उसमें नमक बड़ा कम कर दिया, तो जब वो खाएगा ना तो उसको सारी चीज़ें बैलेंस मिलेंगी। वो सारी चीज़ें उसको बैलेंस मिलेंगी। तो ये जो बैलेंस करने का काम है यही रेमेडीज़ है। ये जो बैलेंस जो आपने किया है, यही रेमेडीज़ होती हैं। तो रेमेडीज़ ऐसा नहीं है कि आपने अब दाल में नमक डाल दिया तो अब रेमेडीज़ ऐसे कुछ करें कि उसका नमक ही हट जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसको बैलेंस करना है अपन को। तो बैलेंस करने का नाम ही रेमेडीज़ है। ये एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए दिया गया है। इसके अलावा क्या कर्मों का भी रेमेडीज़ पे खेल होता है? क्या कर्मों का भी रेमेडीज़ पे खेल होता है? तो हाँ, रेमेडीज़ का और कर्मों का आपस में बहुत बड़ा खेल है। यदि आप किसी भी प्लैनेट की या किसी भी परेशानी में कोई रेमेडीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके जो कर्म हैं, वो बड़े खराब हैं। आपके कर्म बड़े खराब हैं, है ना? आपके कर्म बड़े खराब हैं, तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हो? जैसे डॉक्टर ने आपसे बोला कि आपको डॉक्टर ने आपसे बोला कि भाई आपको दारू नहीं पीना है और साथ-साथ में ये दवाई भी खानी है। अब आप दारू भी पी रहे हो और साथ-साथ में दवाई भी खा रहे हो, तो क्या होगा? तो होगा यही कि दोनों चीज़ें चलेंगी,
लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, आपको दवाइयों का असर देखने को नहीं मिल पाएगा। तो जब भी रेमेडीज़ की जाती है, तो रेमेडीज़ में जो प्रिकॉशंस दिए जाते हैं कि ऐसा करना, ये कर रहे हो तो ये मत करना, ये कर रहे हो तो ऐसा मत करना। तो हमेशा रेमेडीज़ के साथ-साथ आपके जो कर्माज़ हैं, उस पर भी आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। अब जैसे मान लो मैंने किसी को मंत्र जाप दिया कि आप इस प्लैनेट का मंत्र जाप करिए, और वहाँ पर आप सब कुछ कर रहे हो, है ना? मान लो कि मैंने आपको वीनस का मंत्र जाप दिया, अब वीनस क्या है? पत्नी। अब एक तरफ आप वीनस का मंत्र जाप कर रहे हो और दूसरी तरफ पत्नी को गाली-गलौज भी कर रहे हो, पत्नी को मार भी रहे हो। तो उस रेमेडीज़ का असर नहीं आता है, याद रखना। और गलती लोग जिनको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, उसका कारण यही होता है। आप सूर्य का जाप कर रहे हो और तथा फादर की पूजा नहीं कर रहे, फादर को गाली-गलौज कर रहे हो, फादर की बात नहीं मान रहे। आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो और फादर की बात नहीं मान रहे। तो रेमेडीज़ का इस तरीके से कर्मों में खेल है। तो रेमेडीज़ जब कराई जाती है, तो ये सारे प्रिकॉशंस भी बताए जाते हैं कि रेमेडीज़ प्लस कर्माज़, आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। यदि दोनों को बैलेंस नहीं करोगे, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, याद रखिए आप। इसमें किसी को डाउट है अभी तक? फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट नहीं है? नहीं, आगे बढ़े। या मेरी बातों से कोई संतुष्ट ना हो कि सर आप जो बता रहे हो सब गलत-सलत बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, सब सही कह रहे हो बिल्कुल, मेरे हिसाब से। ठीक है। क्यों विनीता जी, क्लास में हो आप? बिल्कुल हूँ सर, सारी बातें सुन रही हूँ। मितिका जी? मितिका जी तो पक्का चली गई खाना खाने। नहीं सर, यही हूँ, क्या हो रहा है थोड़ा ना, यही हूँ, मैं आपकी हाँ? बात सुन रही हूँ। मैं आपकी बात सुन रही हूँ सर। तो कोई डाउट तो नहीं है या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं सर, यहाँ घर पे ही थोड़ा कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जब मैंने आपको इतनी कथा बताई इंट्यूशन पर, या मैंने इतनी बातें बताई आपको इंट्यूशन पर, तो बेसिकली इंट्यूशन तो पता सबको ही है, लेकिन इंट्यूशन सर ये में काम कैसे करना है? हेलो हाँ, हेलो। अंकित जी, क्लास 2 बजे तक है ना? हाँ, 2 बजे तक। ओके। तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा कि इंट्यूशन मैंने आपको बताया, तो दूसरा जो मेन है वो है कि इंट्यूशंस को बढ़ाएँ कैसे? भाई आपने इंट्यूशन को बता तो दिया कि ऐसा वैसा ये वो, ठीक है, हम समझ गए। अब इसको बढ़ाएँ कैसे, इस पे काम कैसे करें? ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, हर व्यक्ति का अपना जो इंट्यूशन है उसको मापा जा सकता है। जो भी आज इस क्लास को जॉइन कर रहा है, वो अपने इंट्यूशंस को जान सकता है कि आपका इंट्यूशन कितना है। मतलब यदि मैं एक रेटिंग दूँ कि 10 में से आपको रेटिंग देनी है, तो वो 10 में से आप कितनी रेटिंग देंगे, ये आप बता सकते हैं। लेकिन बता वही सकता है जो अपने इंट्यूशन को समझता है कि यार यदि मुझे कोई फीलिंग्स हो रही है, मुझे कोई संकेत मिल रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे देखी जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इंट्यूशंस को बढ़ाएँ कैसे? तो इंट्यूशंस क्या है? बेसिकली एनर्जीज़ है। इंट्यूशंस क्या है? इंट्यूशन एनर्जीज़ है। इंट्यूशंस क्या है? एनर्जीज़ है। तो एनर्जीज़ पे ही हमें सारा का सारा खेल करना है। एनर्जीज़ पर ही सारा का सारा खेल टिका हुआ है। तो हर व्यक्ति के अंदर पॉज़िटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। दोनों तरीके की एनर्जीज़ होती हैं।
तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये दोनों व्यक्ति के अंदर होते हैं। नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार ज़्यादा भरे होते हैं, उनका इंट्यूशन उतना ही कम होता है और उनको इंडिकेशन भी अच्छे से नहीं मिल पाते, और जो मिलते हैं उसमें वो पकड़ नहीं बना पाते। वो समझ नहीं पाते कि इंट्यूशन ने उसको बताया, कब बताया, कैसे बताया। तो जैसे-जैसे आपके अंदर जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आती जाएगी, उतनी ज़्यादा आपके अंदर इंट्यूशंस की जो लेवल है, वो उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी या बिल्कुल ना के बराबर भी हो जाए। एनर्जी से भरा पड़ा है, उसके अंदर इंट्यूशन का लेवल उतना ही कम होगा और वो इंट्यूशन के द्वारा बताए गए संकेतों को भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति एकदम पॉजिटिव माइंडेड है, उसके दिमाग में हर एक चीज़ को लेकर, हर एक प्रोस्पेक्ट से केवल पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं। तो वो व्यक्ति का जो इंट्यूशंस होगा, जो इंट्यूशन उसको देगा, वो कहीं न होगा, एनर्जीज़ होगी उस समझने की। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि इंट्यूशन एक पावर है, एक एनर्जीज़ है। तो सबसे पहला जो खेल किया जाता है इंट्यूशन को सही करने का, वो किया जाता है कि आपको अपनी एनर्जी को सही करना है। अब एनर्जी को सही करना है, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये 21 डेज़ की एक प्रैक्टिस होती है। जिसको भी इंट्यूशन सही करना है, जिसको भी इंट्यूशन के बारे में जानना है, तो सबसे पहले आपको अपने व्यवहार को, अपने सोच को, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप कितने नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये कैसे जानेंगे? उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और हो सके तो आज से ट्राई करिए। इस मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत ईज़ी मेथड है। आपको 2 तरीके के पत्थर लेना है, 2 तरीके के पत्थर लेना है। एक होता है ब्लैक स्टोन्स, मतलब काले-काले पत्थर, और एक लेना है सफ़ेद पत्थर। अब कोई बोलेगा सर ये पत्थर खरीद के लाना है मार्केट से क्या? ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ये पत्थर ना खरीद के लाना है, कुछ नहीं करना है। कहीं से भी ऐसे पत्थर ले आओ जो 2 कलर के हों बस। सफ़ेद या काले या कोई से भी कलर के पत्थर ले आओ। जो रास्ते में पड़े रहते हैं उन्हीं में से उठा लाओ, मतलब जो काली कलर की जो गिट्टियाँ होती हैं उनको उठा लाओ, जो मार्बल्स के टुकड़े वगैरह होते हैं उनको उठा लाओ। अब कितने-कितने उठा लाओ? तो इतने उठा लाओ कि आपकी एक भर जाए। क्या भर जाए? एक कटोरी। क्या बन जाए? तो जब एक आपने 2 कटोरी। तरीके के कलर तो 2 जब आपने 2 तरीके तरह के के कलर, पत्थर 2 लिए हैं, तरह के तो पत्थर लिए आपको हैं, 2 तो तरीके के आपको बाउल्स 2 लेना है, तरीके के कटोरी लेना है या बाउल्स लेना कटोरी है, लेना है। कटोरी लेना है या कटोरी लेना है। या कोई भी पत्थर लेके उस पे कलर कर सकते हैं। हाँ, बस इतना हाँ, ध्यान रखना बस कि दोनों के जो इतना ध्यान पत्थर हैं रखना वो कि उनका दोनों कलर के जो अलग हो, पत्थर हैं ताकि वो आप उनका उसको कलर अलग आइडेंटिफ़ाई हो, कर पाओ। ताकि आप उसको आइडेंटिफ़ाई आवाज इको कर रही है। मतलब आवाज़ इको कर रही है। हाँ जी, हाँ, कर तो रही है। हाँ, किसी के 2 डिवाइस खुले हुए हैं। 2 डिवाइस खुले हुए हैं। किसके खुले हैं भाई 2 हाँ मेरे तो डिवाइस? नहीं आज भाई 2 डिवाइस। सही आ रहा है मेरे यहाँ तो आवाज। सबको म्यूट कर देते हैं, रुको अभी। अभी ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। तो आपको 2 तरीके के बाउल लेना है। ये 2 तरीके के बाउल कोई भी ले लो, मतलब 2 कटोरियाँ। एक कटोरी में काले पत्थर रखना है और दूसरे कटोरी में सफ़ेद पत्थर रखना है। अब काले-सफ़ेद का ऐसा कुछ नहीं है, केवल काला जो है वो नेगेटिविटी के बारे में बता रहा है और सफ़ेद जो है वो पॉज़िटिविटी के बारे में बता रहा है। इस चीज़ को समझिए। अब आपको डेली 21 डेज़ की ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये 21 डेज़ इसमें फिक्स्ड डेट होते हैं कि इसमें आपको क्या करना है, मुश्किल से आपको ये 10 मिनट या आधा घंटा करना पड़ता है। शुरू-शुरू में आप हो सके तो 10 मिनट करें, फिर उसका टाइम बढ़ा दें, 15 मिनट करने लगें, फिर आधा घंटा करने लगें। इसमें करना क्या है, आप बेसिकली आपको एक शांत मुद्रा में एक शांत जगह बैठ जाना है। शांत जगह बैठ जाओ, जहाँ पे कोई हल्ला, शोर-शराबा ना हो। और ये 2 बाउल ले लेना है,
2 बाउल ले लेना है, एक में काले पत्थर, दूसरे में सफ़ेद पत्थर। जो सफ़ेद पत्थर हैं, जो सफ़ेद पत्थर वाला कटोरा है, वो आपको राइट हैंड में रखना है, सीधे हाथ की तरफ। जो नेगेटिव साइड वाला मतलब ब्लैक पत्थरों का जो कटोरा है, वो आपको लेफ्ट साइड रखना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप शांत बैठेंगे, जब सबसे पहले आप शांत बैठेंगे, तो आपको अपने आते हुए दिमाग में आ रहे विचारों पर ध्यान लगाना है। जो आपके दिमाग में विचार आते हैं ना, आपके दिमाग में जब आप शांत बैठोगे तो आपके दिमाग में विचार आएँगे। तो आप देखिए कि ये जो विचार आ रहे हैं, ये पॉज़िटिव हैं या नेगेटिव? ये पॉज़िटिव हैं या नेगेटिव? यदि पॉज़िटिव हैं, तो आप एक पॉज़िटिव का पत्थर उठाइए, उसको बाहर कर दीजिए। यदि नेगेटिव विचार आया है, तो नेगेटिव को रख दीजिए। फिर से पॉज़िटिव वाला आया, तो पॉज़िटिव वाले का पत्थर फिर से निकाल दीजिए। फिर नेगेटिव वाला आया, तो नेगेटिव वाला पत्थर बाहर निकाल दीजिए। तो जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे, मुश्किल से 5 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटा, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके दिमाग में कितना कचरा भरा पड़ा है और कितना एनर्जी भरी पड़ी है और किस टाइप की एनर्जीज़ है। तो यदि आपके काले पत्थर ज़्यादा हो गए 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो आप ये मानकर चलिएगा कि आपका दिमाग कचरा से भरा पड़ा है, नेगेटिव एनर्जी से भरा पड़ा है। और यदि आपके पॉज़िटिव विचार आते हैं, पॉज़िटिव, तो आप ये मान के चलिए कि आपके दिमाग में सकारात्मकता की ज़्यादा जगह है। तो जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे, तो आपको अपने अंदर की जो तो आपको एनर्जीज़ है, अपने अंदर की जो वो आपको एनर्जीज़ समझ है, में आ वो जाएगी आपको समझ में आ जाएगी कि वो कि पॉज़िटिव है या वो नेगेटिव। पॉज़िटिव है या नेगेटिव। और जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये पॉज़िटिव है या नेगेटिव, जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये पॉज़िटिव एनर्जी है या नेगेटिव, चूँकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपको दूसरों को संदेश देना पड़ता है, दूसरों को सलाह देनी पड़ती है, दूसरों को समझाना पड़ता है। तो समझा वही सकता है जो खुद पॉज़िटिव हो, जिसके दिमाग में भी इतनी कैपेबिलिटी हो कि जो सामने वाले को समझा रहा है, वो सही हो। अब खुद ही के दिमाग में कचरा भरा पड़ा है और सामने वाले को आप समझा रहे हो, तो सामने वाला भी नहीं समझने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में खुद कचरा भरा पड़ा है। आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से संदेह नहीं ले सकते जो खुद खराब हो। ले सकते हो क्या? कभी किसी दारू पीने वाले से कोई व्यक्ति पूछने जाता है कि सर मुझे पढ़ाई कैसी करनी चाहिए? मुझे करियर कैसा करना चाहिए? नहीं पूछने जाता। किसके पास पूछने जाता है? जो अच्छा व्यक्ति होता है। साधु संत, महात्माओं, पंडितों इनके पास जाता है, जो पॉज़िटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे यदि आप गलत व्यक्ति से पूछते हैं, तो आप उस चीज़ का कभी भी फ़ायदा नहीं उठा पाते, ना ही आप उससे कुछ सीख पाते हैं। आप उस व्यक्ति से यदि कोई एनर्जी लेते हैं जो खराब व्यक्ति है, जो नेगेटिव नकारात्मक से भरा पड़ा है, तो आप उसके द्वारा दी गई संदेश, उसके द्वारा दिए गए विचार, आप कभी भी अपने जीवन में उतार नहीं पाओगे और ना ही उससे कोई फ़ायदा उठा पाओगे। याद रखना। तो हमेशा इस चीज़ को समझिए कि सामने वो वाले को कुछ विचार बताना है, कि सामने वाले को कुछ बताना है, तो आपको जी खुद सकारात्मक तो होना आपको पड़ेगा, खुद सकारात्मक होना पड़ेगा, पॉज़िटिव होना पड़ेगा। पॉज़िटिव होना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बताओ क्या बोल रहे हैं? आ रही है, बताओ क्या बोल हाँ, रहे हैं? जो विचार पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे वो तो हमें खुद ऑब्जर्व करना है। बिल्कुल, तुम्हीं को तो ही करना है। बिल्कुल तुमको तो करना है। हाँ, और जब मतलब मेडिटेशन बैठ के ही करना है ना वो चीज। हाँ, मेडिटेशन ही में हाँ, करना है, मेडिटेशन मतलब ही में आराम से करना है, बैठ के। मतलब आराम से बैठ के। और आंखें बंद रहेंगे। बिल्कुल आँखें बंद करके, आँखें बंद बिल्कुल नहीं, आंखें आँखें बंद खोल कर, के। आंखें बंद इसमें नहीं, तुम आंखें पत्थर खोल कैसे के। निकालोगे तो आँखें और बंद कर पत्थर दोगे। कैसे निकालोगे तो आंखें बंद कर दोगे। नहीं, पत्थर तो जब विचार आएगा उसके बाद भी निकाल सकते हैं ना। और एक दूसरी चीज, जब भी बैठेंगे वो टाइम एक ही टाइम होना चाहिए एवरीडे का, यानी सुबह शाम या जिस टाइम भी करें हुँ, टाइम तो एक ही होना चाहिए ना, या 7, 8, 9 जो भी टाइम हो। बिल्कुल। देखो,
बिल्कुल देखो, और हाँ जी, और सफेद की जगह और कोई दूसरा, काला तो एक हो ही गया, उसकी जगह और कोई दूसरा कोई भी कलर ले पत्थर सकते हैं कोई या कोई भी सफेद ही देना है? कोई भी कोई भी पत्थर ले सकते हो, कोई भी बस पत्थर ले सकते हो, बस इसमें तुमको ध्यान रखना है कि तुम इसमें उसको तुमको अलग से ध्यान रखना है कि आइडेंटिफाई तुम कर उसको पाओ। अलग से आइडेंटिफाई कर पाओ। ओके, वो काला तो हो ही जाएगा, उसके अलावा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक हाँ है, ओके डन। ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि जब आप, अब जनक ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एक ही टाइम पर करना है या बार बार चेंज टाइम करना है। देखिए, जब आप किसी भी चीज को समझिए, ये जो प्रकृति है ये अपने टाइम के हिसाब से चलती है, ये अपने कंट्रोलिंग पे चलती है। आप लंच के टाइम पे डिनर नहीं कर सकते, आप लंच के टाइम में डिनर नहीं कर सकते, डिनर के टाइम में वैसे ही आप ब्रेकफास्ट के टाइम में लंच नहीं कर सकते। तो इस चीज को हमेशा समझिए कि यदि आपको अपने इंट्यूशंस पे काम करना है या अपने ऊपर काम करना है, तो वो चीज जब भी काम करें, चाहे कोई भी काम करें, चाहे इंट्यूशन, चाहे ध्यान करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे लिखाई करें, वो हर एक चीज होना चाहिए, हर एक चीज प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। और वो टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए। जो प्रेशर बनता है, जो लोग सुबह फ्रेश होने जाते हैं, उनका टाइम ऑटोमेटिकली एक सेट होता है। प्रकृति आपके उस पेट, आपके एनवायरनमेंट पे एक अलार्म सेट कर देती है, आपका दिमाग, आपकी बॉडी उस हिसाब से एक्शन करने लगती है और आप उस समय फ्रेश होने लगते हैं। अब आप सोचें कि कभी हम सुबह फ्रेश हो रहे हैं, कभी रात में फ्रेश हो रहे हैं, कभी दिन में फ्रेश हो रहे हैं, कोई टाइमिंग ही नहीं है। तो जब टाइमिंग ही नहीं है तो आपने एनवायरनमेंट के साथ तो ही रहे हो, आप अपने बॉडी लेवल पे भी खेल कर रहे हो जिसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमेशा जब भी कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करें तो आप एक टाइम बना लें, एक टाइम बना लें। हो सकता है कि जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपको बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि हवा में हो जाएगा, तुरंत ही होने लगा। लेकिन जो भी कर रहे हैं प्रॉपर टाइम पे करें। यदि आप आज 8 बजे कर रहे हो तो आप 8 कल भी 8 बजे ही करोगे। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो रूटीन है वो सेट होगा। रूटीन सेट होने के साथ-साथ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आप सोच रहे हो कि आज मैं 8 बजे कर लेता हूँ ध्यान, कल मैं करूँगा 10 बजे, फिर परसों 12 बजे और तीसरे दिन से बंद हो गए। तीसरे दिन से करिए ही नहीं, भूल गए। आप देखते हो कि जैसे अपन क्लास करते हैं, तो आप इस चीज़ को सोचिए कि यदि हम जैसे क्लास कर रहे हैं तो मैंने आपसे बोला 12 बजे अपन क्लास करेंगे मतलब करेंगे। तो आप देखो आपकी जो बॉडी एक्टिविटीज़ है, जो आपकी एनर्जीज़ है, आप अपने एनवायरनमेंट को 12 बजे के हिसाब से सेटअप कर लेते हो। लेकिन वही मैं यदि कभी 12 बजे से क्लास करूँ, कभी 2 बजे से करूँ, कहीं 5 बजे से करूँ, तो ना आप उसमें सेट हो ना ये एनवायरनमेंट सेट हो पाएगा। लेकिन जब आप एक ही चीज़ को सेट कर देते हो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो परमानेंट हो जाती है कि आपकी एनवायरनमेंट ऑटोमैटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जो भी करना, हमेशा एक प्रॉपर टाइम पे करना और एक फिक्स टाइम पे करना। जो व्यक्ति माला जाप भी करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक टाइम बाँधें। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी करने लगे, जब मन किया तब किया, जब नहीं किया, नहीं किया। भले ही जैसे आपने 1 हफ्ते का टाइम मान लिया कि आपने 1 हफ्ता 8 बजे किया, फिर अगले हफ्ते आपने 9 बजे किया। लेकिन जो भी कर रहे हैं कम से कम 10-15 दिन रेगुलर है और 21 डेज़ जिस चीज़ को आप कर लेते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ ही जाती है। तो आपको ये जो मैंने एक्टिविटी बताई है, इस एक्टिविटी से क्या होने वाला है, इस एक्टिविटी से आपके अंदर पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी ये आपको समझ में आएगी। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी, आपका इंट्यूशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, पहली बात तो, क्योंकि वो साफ हो जाता है। अब दूसरी बात बताते हैं कि इंट्यूशन को बढ़ाया कैसे जाता है। तो इंट्यूशंस को बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, जो सबसे अच्छा तरीका होता है, वो होता है मै वो होता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशंस में जाने से पहले मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि इंट्यूशंस को बढ़ाने के लिए बहुत ईज़ी और कभी भी करने वाली मेथड है। वो है कि आपके आई चक्रा होता है, थर्ड आई चक्रा, आपकी बॉडी में है थर्ड आई का चक्रा।
सर की आवाज आपकी गई? आवाज नहीं आ रही सर की है आवाज सर। गई? हाँ 2 मिनट 2 मिनट। हाँ हाँ 2 मिनट 2 मिनट। तो जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो थर्ड आई चक्रा होता है। इस मेथड को आप कभी भी कर सकते हैं कि जो आपका थर्ड आई चक्रा होता है माथे के पास, वहाँ पर आपको 5 to 7 टाइम्स 3 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए टैब करना है। बहुत हल्के-हल्के से टैब करना है बस। क्या करना है? टैब करना है। हल्का-हल्का प्रेस करना है वहाँ पर, है ना? अपना-अपना 2 उँगली ले सकते हो, 2 उँगली सॉरी, आपको अपनी जो मिडल रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर, उस रिंग फिंगर से आपको अपने थाई डाई चक्रा पर ऐसे टैब करना है 5 to 7 टाइम्स 3 मिनट के लिए, ऐसे-ऐसे करना है। आप देखेंगे जब आप करेंगे तो हो सकता है कि जब आप शुरू-शुरू में करें तो आपको थोड़ा-थोड़ा सिर में दर्द आए, शुरू-शुरू में थोड़ा आएगा, ऐसा नहीं बहुत आएगा, थोड़ा-थोड़ा आपको भारीपन लग सकता है। लेकिन यही प्रोसेस है थर्ड आई चक्रा के एक्टिवेशंस होने की। और ऐसा भी नहीं है कि 1 दिन किया और फिर 10 दिन बाद कर रहे, तो एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, इसको डेली करना पड़ेगा। एक तो ये थर्ड आई चक्र पे काम करना है, इस पे टैब करना है। दूसरा होता है आपकी जो आईब्रोज हैं, हाँ जी। और वो पत्थर कितने लेने हैं? 10, 20, 30, 40, कटोरी 50? बराबर, कटोरी बराबर ले लो। पूरा कटोरी बराबर। जब तक हाँ, वो कटोरी खत्म नहीं होगा तब तक करना है ध्यान। हाँ। कितने पत्थर लेने हैं सर? कौन से पत्थर लेने हैं? कौन से पत्थर लेने हैं? कहाँ रहे अभी तक? कहाँ रहे अभी तक? सर मेरा सर इसमें स्टार्टिंग तो का मिडिल फिंगर दिखा रहा है। क्या गायत्री जी? इसमें तो मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर दिखाई है ना? अरे ये फोटो लगाई है, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो। आपको अपनी जो रिंग फिंगर है, उस फिंगर से थर्ड आई चक्र पे ऐसे-ऐसे टैप करते रहना है। अपने हर 5 to 7 टाइम्स इन अ डे, 3 मिनट के लिए ओनली, ठीक है? और दूसरा है जो आपकी आईब्रोज हैं, उन आईब्रोज के दोनों ऊपर, यहाँ पर भी आपको ऐसे बीच-बीच में से दबाना है, हल्का-हल्का ऐसे दबाते रहो। जब भी टाइम मिले ऐसे दबाते रहो। इससे आपकी बुद्धि भी सिर्फ बढ़ती एक ही है, फिंगर से आपकी सर? याददाश्त भी बढ़ती है। हाँ, एक ही फिंगर से, सिर्फ एक ही फिंगर से? ठीक है सर। एक ही फिंगर से ऐसे-ऐसे दबाते रहो। इससे बुद्धि भी बढ़ती है, याददाश्त भी तेज होती है और आपका इंट्यूशन भी बढ़ता है। सामने आके दिखा दो करके। नहीं, सामने आके वाला अभी पोजीशन में नहीं है अपन। अच्छा, चलो कल बता देना फिर। अच्छा आप सर, करोगे आपकी तो बता स्क्रीन दीजिए। टैपिंग ही तो करनी है, थर्ड आई पे टैपिंग करनी है हाँ। बस, रिंग फिंगर से। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ अंकित जी, अब कटोरी तो छोटे भी होते बड़े भी होते, तो ऐसे हम अपने काउंट के हिसाब से 30 या 50 स्टोन लेके ऐसे कर सकते हैं ना? अरे हाँ, जैसी कटोरी रहती है नॉर्मल ले लो कटोरी रहती है नॉर्मल ले लो हाँ। और 3 to 5 और मिनट के लिए आपको 3 जैसे to 5 करना है। मिनट के लिए आपको जैसे करना है। हाँ। तो शुरू में तो ज़्यादा किया जाता है वैसे क्योंकि ज़्यादा एकदम से किया विचार जाता आते है नहीं है, क्योंकि एकदम से विचार आते नहीं है। हाँ, ठीक है? तो कम तो से उस कम हिसाब से 50 कर लो। 50 पत्थर लेने, कर लो। हाँ, 50 पत्थर लेने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। इससे ठीक आपके है। विचारों में भी इससे पकड़ आती आपके है। विचारों में भी आप पकड़ देखेंगे आती कि है। 5 मिनट में बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल। कितने कि विचार 5 आए। मिनट में कितने विचार आए। हाँ। आप देखोगे कई लोग का दिमाग आप देखोगे इतनी कई लोग का रफ्तार से दिमाग भगेगा इतनी रफ्तार से भगेगा कि जब आप सोचते हो ना, तो पता चलो आज अभी दिल्ली में बैठे हो, कल बैंगलोर पहुँच अभी फटाक से बैंगलोर पहुँच गए, मुंबई हुआ है, पूरी दुनिया घूम आए 5 मिनट में ही। तो वहाँ से कहीं न कहीं आपके विचारों में पकड़ आएगी और इंट्यूशन को समझने के लिए विचारों को पकड़ना पड़ता है। लेकिन जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा भटकता है, वो इंट्यूशन को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि इंट्यूशन बहुत कम टाइम के लिए आता है, मिनटों सेकंडों में आता है और आपका दिमाग ऑलरेडी भटका हुआ है, भटकता है, तो वहाँ पर आप इंट्यूशन को नहीं पकड़ पाएँगे। तो ये प्रैक्टिस जो है उसी के लिए है कि आप अपने विचारों पे काम करोगे कि पत्थर का क्या आपके करना है? हाँ? पत्थर का क्या करना है जो 2 बोल में रखना है, काला सफेद?
अच्छा विचार आया, पॉजिटिव विचार आया तो पॉजिटिव वाले पत्थर को निकाल के रखो, नेगेटिव विचार Okay. आया तो नेगेटिव आकर रखो। तो आपको क्या करोगे, बाद में काउंटिंग करोगे। तो यदि पॉजिटिव वाले विचार के पत्थर ज्यादा हो गए तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव आपका माइंड रहा, और फिर यदि नेगेटिव वाले हो गए तो नेगेटिव रहा। ऐसा आपको 21 डेज की एक शीट बनानी पड़ती है, उसमें देखना पड़ता है कि कब आपका दिमाग खराब विचारों में जा रहा है, कब आपका दिमाग अच्छे विचारों में जा रहा है। तो आप देखते हो माइंड ओवरऑल ब्लैंक रहे तो, है, माइंड एकदम ब्लैंक हो, कोई विचार ना आए जाए। बहुत अच्छी बात है, कि मेरे तब साथ तो तो आपका यही दिमाग होता है कि शांत है। कलर्स दिखते हैं और कोई थॉट नहीं आता। हाँ, तो फिर बहुत अच्छी बात है कि आप इंट्यूशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। और यदि दिमाग शांत है तो फिर हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, पॉजिटिव चीज़ों के साथ जुड़ो, पॉजिटिव चीज़ें सुनो, देखो, समझो और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ो, है ना? तो उससे और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी उतना ज़्यादा आप अपने दिमाग पे काम कर पाओगे, इंट्यूशंस पे काम कर पाओगे। तो पहली प्रैक्टिस ये है। दूसरी प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी कि अपने दिमाग में थर्ड आई चक्र पे ऐसे टैप करो, टैप होने से आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये एक दिन में एक्टिवेट नहीं होता, इसको भी एक्टिवेट होने में 21 डेज से ज़्यादा का टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। और स्टार्टिंग में हल्का-हल्का सिर में दर्द भी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई सिर दर्द की दवाई खाने चले गए या डॉक्टर के पास चले गए या आप सर को ब्लेम करने लगे, सर आपने ये क्या बता दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसके बाद फिर हम मेडिटेशन पे चलते हैं कि मेडिटेशंस क्या है या मेडिटेशन से आप इंट्यूशन को कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, जब आप पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को समझ जाते हो, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है मेडिटेशन का। और ये जो मेडिटेशन है, वो आपको दिमाग की शांति के लिए कराया जाता है। क्योंकि इंट्यूशन ना बहुत कम टाइम ऑफ इंटरवल के लिए आता है, बहुत कम। ऐसा नहीं है कि एक बार जो विचार आ गया तो वो 5 मिनट इंतज़ार कर रहा है, ना। वो बहुत कम समय के लिए आता है। उस कम समय को समझना, उस कम समय को समझने के लिए हमारा दिमाग शांत होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का दिमाग भटकता है, जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण का योग बना होगा, चंद्रमा पीड़ित हो रहा होगा, तो वो व्यक्ति तो वैसे ही भटका हुआ है। तो उस व्यक्ति को तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इंट्यूशन की हेल्प लेनी है और इंट्यूशन बहुत कम समय के लिए आता है। तो सबसे पहला काम है कि आप अपने दिमाग को शांत करें। तो दिमाग को शांत करना है तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा काम माना जाता है वो है मेडिटेशन। अब ऐसा मत करने लगे कि शांत करना है तो मोती पहन लिए, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि मोती पहनने से दिमाग शांत हो जाता है, तो होता है, लेकिन वो कंडीशन है कि आपके चार्ट में मोती पहनना है या नहीं पहनना। तो सबके लिए कॉमन जो सिनेरियो है वो है मेडिटेशन, कि कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन कर सकता है। मेडिटेशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है और किस मेथड का यूज़ करना है, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वही मैं आपको मेथड सजेस्ट करूँगा। वैसे तो यूट्यूब में भरा पड़ा है मेडिटेशन को लेकर, लेकिन मैं जिन मेथड का यूज़ करता हूँ और जो मुझे अच्छी लगती हैं, सरल लगती हैं और कहीं भी हो जाएँ, किसी भी स्थिति में, वही मैं आपके साथ मैटर शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैंडल मेडिटेशन। कैंडल मेडिटेशन में आपको एक कैंडल को जलाना पड़ता है या दिया वगैरह को जलाना पड़ता है। दिया जला लो या कैंडल जला लो। स्क्रीन अगर शेयर करिए तो मुझे दिख नहीं रही है, उसका कोई रीजन क्या आपने करी है क्या स्क्रीन शेयर? बाकी को दिख रही है क्या? मुझे त्राटक भी कह नहीं रहे हो, दिख रही है। त्राटक? मुझे भी नहीं दिख रही है। मुझे दिख नहीं रही है। दिख रही है। अंकित जी, क्या त्राटक कह रहे हो? क्या? त्राटक अभी दिख और रही है, ये चीज अलग है। और ये चीज अलग है। हाँ, अच्छा, त्राटक ही है ये भी एक तरह। इसमें आपको एक कैंडल जलाना है। कैंडल जलाना है। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आवाज कट गई, आवाज। नहीं आ रही, वॉइस। भाई जनक, तुम डिवाइस से कनेक्टेड हो,
तो कैंडल में आपको क्या करना है, एक दिया जला लेना है और एक या कैंडल जला लेना है, और एक ठीक या है, कैंडल जला और लेना आपको है, इस पोज में बैठना है। और आपको इस पोज में बैठना है। तो इस स्क्रीन पोज में बैठ पोज में के दिखाई नहीं दे रहा है। बैठ के सर अभी भी नहीं दिख रही मुझे, मैंने रिजॉइन किया है। आपको मना किया था ना मैंने। मैं भी रिजॉइन करती। हाँ अब दिख गई सर। मुझे भी नहीं दिख रही। मुझे भी नहीं दिख रही है। स्क्रीन तो अभी नहीं दिख। मतलब जो वो ये मेडिटेशन का पोज है ना, मेडिटेशन। तराटक एक्सरसाइज है, तराटक। त्राटक की तो है वो। त्राटक वैसे कर लो, कैंडल कर लो। त्राटक में तो पिक्चर फिर पे आंखें खुले रखने हैं ना सारे, बिना वो किए। आंखें खोल के तो करेंगे त्राटक। आवाज नहीं आ रही, गड़बड़ हो रही। क्या कह रही हो? डबल आ रही है आवाज। पता नहीं, रिपीट होके आ रहा है सब कुछ। आप अच्छा फोटो डाल दिया अब उन्होंने सामने। अब आ गया त्राटक। अब दिख रही है सर आपकी स्क्रीन। इससे पहले की जो स्लाइड्स है मुझे कोई भी नहीं दिखी है। एक ही थी। वास्तु वालों ने भी तराटक करवाया था। वो तो ऑकल्ट साइंस में जाओगे तो त्राटक तो करना ही पड़ेगा। मंत्रा जाप करो या त्राटक करो, कुछ तो करो। कंसंट्रेशन बनता है ना। हैं? करता कोई नहीं है। 10 दिन नशा रहता है, सर बताएंगे तो 10 दिन सबको जोश रहेगा, फिर सब भूल जाएगा। जोश चढ़ता खूब। क्लास के बाद सब भूल जाएंगे। वो तो कह रही हूँ, अब यहीं तक का नशा है भाई। हाँ 2-4 दिन कर लेंगे, ज्यादा लाड में फिर पैसे कर ले तो अकल ले लो। फिर वही टाइम क्या है। क्लास खत्म हो गई? सर पता नहीं कहाँ गए। निकल गए क्या हेलो। बॉम्बे? हेलो। हाँ जी, कहाँ अरे गए थे? नहीं, आ गया। अरे नहीं आ गया। अरे कुछ गलत खा लिया था यार, पूरा कोई स्वाद गलत खा खराब हो लिया गया। था यार, पूरा स्वाद खराब हो गया। इतना तो त्राटक में आपको सेम पोजीशन से रखना है और 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट डेली की प्रैक्टिस करना है। अकेली ऐसी जगह बैठ जाओ और दिया जलाकर उस पर ध्यान लगाओ, तो आपका दिमाग शांति भी होता है, आपके विचारों में पकड़ आती है। दूसरी जो मेथड है वो आपकी है साउंड मेडिटेशन। यदि मान लो कोई त्राटक नहीं कर पा रहा है, किसी को चश्मा वश्मा लगा हुआ है, आंखों में बड़ी समस्या है, तो वो साउंड मेडिटेशन का यूज़ कर सकता है कि कोई भी अच्छी साउंड, ओम की ध्वनि है या बड़ा ब्रह्मांड वाला जो रहता है साउंड, वो वाला आप ईयरफोन में लगा लो और फिर 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपना ध्यान लगाओ और ट्राई करो कि वहाँ पर किस टाइप के विचार आ रहे हैं, किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, और उन पर धीरे धीरे कमांड लाने की कोशिश करो कि वो जो विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएं। जितने ज़्यादा, जब तक वो कम नहीं होंगे तब तक आपका इंट्यूशन उतना मजबूत नहीं होगा। इसके बाद होता है इमेज मेडिटेशन। ये इमेज मेडिटेशन बहुत सरल है, इसको कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठ के अभी भी कर सकता है। जहाँ पर भी बैठे हो, कोई भी इमेज लगी है, उस इमेज में अपना ध्यान लगाओ। उस इमेज में कोई भी इमेज हो XYZ, उस इमेज में अपना ध्यान लगाओ और आंखें नहीं झपकना है, पलकें नहीं झपकना है। 1 मिनट के लिए, शुरू में 1 मिनट मत झपको, फिर धीरे धीरे जैसे आदत आएगी तो आपकी आंखों से आंसू भी आएंगे, सिर में थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है या भारीपन भी लग सकता है। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे पकड़ आ जाएगी। इसके अलावा रहता है कि यदि आप इमेज नहीं कर पा रहे तो पॉइंट मेडिटेशन भी कर सकते हो कि आप दीवार पे एक
वाइट कलर के पेज में एक पॉइंट बना लो, उस पॉइंट में आप अपना ध्यान लगाओ, तो यहाँ से आपका इंट्यूशन बहुत मजबूत होता है। तो बेसिकली ये जितनी भी मेथड्स हैं ना, वो उसका मकसद केवल इतना है कि आपको अपने विचार, आपके दिमाग में जो विचार, फालतू के विचार आते रहते हैं, उन विचारों में कमी लाना है, उन विचारों को कम करना है, ताकि जब तक आप विचारों को कम नहीं करोगे तो जो इंट्यूशन बोलना चाह रहा है उसको समझोगे कैसे? तो कहने का मतलब है कि जैसे-जैसे आप अपने विचारों को कम करोगे, वैसे-वैसे आपका दिमाग शांत हो जाएगा, और शांत जैसे-जैसे होगा, वैसे-वैसे आपको इंट्यूशन की भाषा समझ में आएगी कि इंट्यूशन बोलना क्या चाहता है। तो एक चीज़ और, कि हमेशा कम बोलने की कोशिश करो। जो एकदम ज़्यादा चबर-चबर करता रहता है, ज़्यादा बातें करता है, उसका भी इंट्यूशन बड़ा कम होता है, ठीक है? जो एकदम शांत व्यक्ति होता है ना, उसका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो ज़्यादा एकदम दिन भर कुछ भी बातें करते रहना है, फालतू की बातें कर रहे हो, बातें चीत करते रहना है, ऐसा भी नहीं करना है। अपने दिमाग को और अपने मुँह को, दोनों को शांत रखो। तो आप देखोगे कि आप कहीं न कहीं अपने विचारों में पकड़ बना लोगे। लेकिन दोनों चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इंट्यूशन के भी कुछ नहीं कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो ये वो मेथड है जो मैंने की हैं, और अभी भी जब भी मुझे समय मिलता है, कहीं पर भी करने लगता हूँ मैं। और ये कहीं पे भी नहीं करना, जहाँ पे भी अच्छा लगता हो आपको, जहाँ पर भी आपका मन शांत हो जाए, वहाँ पर आप कर सकते हो। घर पे करना है, घर पे कर लो, छत पे करना है, छत पे कर लो, गार्डन वगैरह है, गार्डन में कर लो। और हमेशा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर को प्रकृति के ना समीप जितना ज़्यादा रहेगा वो, प्रकृति के समीप, लाइक गार्डन वगैरह में घूमना, जहाँ अच्छे पेड़-पौधे लगे हैं, पानी वगैरह है, वाटरफॉल वगैरह है, वहाँ पर ऐसे हमेशा उसको घूमते रहना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, उसको संकेत देती है। प्रकृति कैसे संकेत देती है? आप देखते हो कि कई लोगों को ना, कई लोगों को जब कोई चीज़ जाननी होती है, जैसे किसी के साथ कोई घटना घट गई है, यदि मान लो कि किसी का एक्सीडेंट होना है, तो हो सकता है कि आपको आपको अंदर से पसीना आने लगे, आपको अंदर से बेचैनी होने लगे, आपको अंदर से घबराहट होने लगे। ये क्या है? ये प्रकृति के द्वारा दिए गए संकेत हैं। अब आप इसको नॉर्मल ले रहे हो कि यार एकदम से मुझे पसीना क्यों आने लगा, एकदम से मेरे साथ ऐसा क्यों होने लगा? तो ये कहीं न कहीं कोई संकेत है कि कुछ न कुछ खराब है, कुछ न कुछ संकेत खराब है, तभी ऐसा कुछ हो रहा है। तो जितना ज़्यादा आप प्रकृति के करीब रहोगे, आपको उतनी ज़्यादा इंट्यूशन को समझने में, शकुन-अपशकुन को समझने में हेल्प मिलेगी। और जितना दूर रहोगे, जितना टीवी, मोबाइल, नेट में घूमते रहोगे, उतना ज़्यादा इंट्यूशन से दूर रहोगे। क्यों? क्योंकि जो टीवी और मोबाइल है वो राहु है, और जो इंट्यूशन है वो मन की शांति है, वो चंद्रमा है। तो ये एक-दूसरे को अटैचमेंट से करके डिटैचमेंट लेके जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी जो भी है, उसको सही समय पे ही करना। जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति इंट्यूशन पे काम नहीं कर सकता। इसके अलावा ये सारी मेथड आपको कहीं न कहीं पहले भी पता थी, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, बट काम आप लोग नहीं करते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, जितना अच्छा भविष्य देखना है, समझना है, उसके लिए आपको इन मेथड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सबसे एक अच्छी और मेथड है, वो होती है सूर्य गायत्री मंत्र, कि आपको हमेशा सुबह के सुबह, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक सूर्य गायत्री मंत्र ज़रूर करना चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, जो भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और वही आपकी आत्मा का केंद्र भी है। तो ये आपको एनर्जी के तो ये साथ-साथ आपको बहुत सारी एनर्जी के चीज़ें साथ देता साथ है। बहुत सारी चीजें देता है। वो मंत्र आप भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप पे। सूर्य गायत्री मंत्र, इसके सूर्य अलावा गायत्री मंत्र, इसके अलावा वही तो, वो उस मंत्र, जो भी मंत्र है ना, वो भेज देना व्हाट्सएप पे आप लिख के। ये मंत्र लिखा हुआ है, ये इसको मंत्र लिखा आपको हुआ है, इसको 108 आपको टाइम्स करना पड़ता है। 108 टाइम्स करना पड़ता है। हाँ, लिख के भेज इसका दो, मैंने मैं कल से जपूंगा। यूट्यूब मैंने लिंक भी यूट्यूब दिया है लिंक मैंने। भी दिया है मैंने।
हाँ ठीक भेज है? देना जिसमें भी हो। ठीक है, ठीक, और सरल भी है। और सरल भी है। ओके। और आज के लिए क्लास खत्म। बस आज के लिए तो काफी बस इतना था। आज के लिए तो ठीक काफी है? इतना था। ठीक है, और बाकी कल बाकी हम नेक्स्ट वीकेंड बाकी करेंगे। हम नेक्स्ट वीकेंड करेंगे अब। नेक्स्ट वीकेंड, ओके। चलो नेक्स्ट वीकेंड तक प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ठीक है फिर अंकित जी, सबको बाय बाय। निर्मल तो जी है क्या? तो इसमें किसी को कोई डाउट है या इसमें कुछ किसी को कोई पूछना हो? डाउट है या कुछ पूछना हो? ना। ये तो करना है, मुझे इसमें एक हमने क्या ये पूछते तो हम एक चीज आ गया, जैसे सकारात्मक आएंगे उसको एक साइड पे रखेंगे, नकारात्मक आएंगे उसको एक साइड पे रखेंगे, हम्म। और बाद में गिनेंगे लास्ट में। और क्या? और क्या? और जो नकारात्मक आएंगे उसको खुद बखुद आपने उसके हिसाब से पॉजिटिव की तरफ